भोपाल के ईदगाह में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन भी उनके सामने नतमस्तक हो चुका है। भूमाफियाओं का खौफ इतना है कि माफिया के सामने जिम्मेदार अधिकारी भी जाने से डरते हैं। आपको बता दें कि भूमाफियाओं के खौफ से जिला प्रबंधन के 2 विभाग कार्रवाई के आदेश के बाद भी पहले आप की बात कर मामले को ठंडे वास्ते में डालने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, लगभग 20 वर्षों से बीजेपी की ही सरकार है। यहीं पर भूमाफिया और राजनीतिक दबाव बढ़ चुका है कि अब प्रशासन इस पर कार्रवाई करने में बहुत डरता है। ईदगाह वह स्थान है जहां माफियाओं ने पहाड़ी के ऊपर पक्के मकान बनाकर अपना आशियाना बना लिया है। यह स्थान लगभग 500 वर्ष पहले गुरु नानक टेकरी के नाम से जाना जाता था। इस स्थान को लेकर पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मांग की थी कि ईदगाह हिल्स का नाम बदला जाए। उन्होंने इसका नाम ईदगाह हिल्स से बदलकर गुरु नानक टेकरी करने को कहा है। आग्रह करेंगे पुरजोर तरीके से कि ईदगाह हिल्स नहीं, गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। समाज ने भी निर्णय लिया है कि वहाँ पर जो रहवासी समाज है, सिंधी पंचायत है, गुरुद्वारे से संबंधित लोग हैं, अन्य जो समाजों के लोग हैं, उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि वो अपने घरों के सामने नानक टेकरी ही लिखवाएं। ईदगाह इसकी जगह नानक टेकरी ही लिखवाएं। अपने पक्ष को मजबूत करने के पीछे शर्मा ने 500 साल पुरानी कथा का सहारा लिया, जो काफी प्रचलित है और जिसकी वजह से वह जगह मशहूर भी है। तो आपने ईदगाह इसको लेके बोला है कि गुरु नानक टेकरी वास्तव में थी सर, उसको लेके भी थोड़ा सा नहीं तो 500 साल पहले कोई बताए कि ईदगाह में किसका मकान था? 500 साल पहले तो नहीं था। और भारत भ्रमण पर जब गुरु नानक निकले थे तो भोपाल वासियों का परम सौभाग्य है, राजधानी वासियों का, राजा भोज के नगर का परम सौभाग्य है कि गुरु नानक जैसे महापुरुष का जो है भारत भ्रमण के दौरान भोपाल का दर्शन भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है। और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी। पहले तो गुरु नानक टेकरी थी। सत्य को स्वीकार करो। हम बात कर रहे हैं भूमाफियाओं की। भूमाफिया जो सरकारी जमीन पर लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं और उस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान तैयार करते हैं। कुछ दिनों बाद उसे बेचकर दूसरी जगह फिर अवैध रूप से कब्जा करते हैं। और जब इस मामले की हमें जानकारी लगी तो हम निकल पड़े ईदगाह, जिसे गुरु नानक टेकरी भी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जब भारत यात्रा पर आए तो उन्होंने भोपाल आए थे और भोपाल की ईदगाह टेकरी पर कुछ समय रुके थे। यहाँ पर एक कुटिया में गणपत लाल नाम का व्यक्ति रहता था जिसे कोढ़ था। पीर जलालुद्दीन के कहने पर वह गुरु नानक देव से मिला और उनके चरण पकड़ लिए। गुरु नानक देव इसी स्थान पर गणपत लाल का ठेक किया था। गुरु नानक देव ने अपने साथियों से पानी लाने को कहा था तो वे पानी खोजने निकल गए, लेकिन आसपास पानी नहीं मिला तो उन्होंने फिर से भेजा। इस बार वो पहाड़ी से नीचे उतरे तो उन्हें वहाँ पर एक जल स्रोत फूटता दिखाई दिया। इस जल को उन्होंने गणपत के शरीर पर छिड़का तो वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो नानक वहाँ नहीं थे, लेकिन वहाँ उनके चरण बने दिखाई दिए और गणपत लाल का कोढ़ भी दूर हो चुका था। जब हम टेकरी की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा कि रास्ते पे हमें एक नाला मिला और वो नाला अब नाली पे परिवर्तित हो गया है। उसके आसपास लोगों ने निजी जमीन होने का दावा ठोक कर अपने बोर्ड लगा दिए। यह जगह एक समय सिख समाज के लिए धार्मिक स्थान माना जाता था, पर अब इस स्थान पर भूमाफियाओं ने अपनी निगाह जमा रखी है। अब यह टेकरी अवैध रहवासी कॉलोनी के रूप में बन चुकी है। इस स्थान पर अब बड़े बड़े मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं और अब विद्युत विभाग भी उन स्थानों को बिना मीटर बिजली की सुविधा प्रदान कर रहा है। विद्युत कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली भी की जाती है और मीटर न होने के चलते उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। तो जिस तरह आप देखेंगे पूरी मट्टी का कटाव और जो है उसमें नाला एक नाम का रह गया और नाली बची है, पूरा मट्टी सब उठा। मिट्टी की समस्या है यहाँ पर। मीटर जो है टेम्परेचर मीटर जो है कनेक्शन से डीपी नहीं रखी, इसके अंदर डीपी नहीं, फिल्टर नहीं। जब हमारी टीम को मामले की जानकारी लगी तो वे निकल पड़ी उस पहाड़ी की ओर।
जहां हमने देखा कि अब यह रहवासी कॉलोनियों के रूप में बन चुका है। जब हम आगे बढ़े तो हमें एक नाला दिखा और उस नाले पर ही मकान तथा कुछ भूमाफियाओं की निजी संपत्ति के बोर्ड लगे दिखे, जो कि नाले पर ही थे। हमें कुछ शंका हुई और हम उसी स्थान पर रुक गए और गौर से देखा तो पता चला कि वह मकान नाले पर ही बने हुए हैं, जिसके चलते नाला अब नाली में परिवर्तित हो चुका है। नाले को देखने के बाद हमने नाले से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दी। जब हमने शुरू की नाले से नाली बनने की कहानी की तलाश, पता चला यह स्थान किसी की निजी भूमि नहीं है, यह सरकारी भूमि है और यहाँ पर मकान भूमाफियाओं के द्वारा तैयार किए गए हैं। इस इलाके में माफियाओं का भय इतना अधिक है कि लोग कैमरे के सामने आने से बिल्कुल डर रहे थे और उन्होंने कैमरे के सामने आने से या कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया था। मगर इसके बाद जब हमने बहुत समझाया तो वो एक शर्त पर हमें जानकारी दी कि वो कैमरे के सामने आकर कुछ भी नहीं बोलेंगे। उनका कहना था कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है, जिसको लेके उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया और हमें कुछ कागजात ऐसे उपलब्ध कराए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। इस मामले को लेकर अब हमारी जिज्ञासा और बढ़ी। इसके बाद कुछ लोगों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी, जिस पर लोगों ने कैमरे के सामने न आने वाली शर्त पर जानकारी देने को तैयार हो गए, जिस पर उन्होंने हमें कुछ कागज दिए जिसमें रिलायबल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित और न्यू मौलाना आजाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्रा के लेटर मिले। इसकी शिकायत पहले ही की जा चुकी है, मगर प्रशासनिक लापरवाही के चलते अतिक्रमण नहीं हटा। 24 मार्च 2023 को राजस्व टीम के माध्यम से पुष्टि हो गई कि यह मकान अवैध है। यहाँ लगभग 500 से अधिक मकान बिना किसी कागजात के बने हुए हैं और अभी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा शुरू है। अब हमने मिले कागजातों को देखना शुरू किया तो पता चला कि इस जमीन को लेकर संत हृदयराम कबीरदास नगर, जिसे बैरागढ़ के नाम से जाना जाता है, वहां के तत्कालीन नायब तहसीलदार के माध्यम से राजस्व टीम से जांच कराई गई थी, जिस पर टीम द्वारा लिखित रूप से अवैध कब्जे की बात कही गई, जिस पर नायब तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। जिसके बाद 21/7/2023 को तहसीलदार कार्यालय से एक पत्र मुख्य नगर निदेशक भोपाल को भेजा गया, जिस पर लिखा था कि राजस्व निरीक्षक द्वारा इस स्थल को चिन्हित करा दिया जाएगा। जिसके बाद नगर निगम द्वारा 28 अगस्त 2024 एक पत्र जारी कर अनुभागीय अधिकारी संत हृदयराम कबीरदास नगर बैरागढ़ को अवगत कराया कि संहिता 1959 का हवाला देते हुए कहा कि यह अधिकार आपके पास है, हमारे द्वारा आपको अतिक्रमण विरोधी दस्ता उपलब्ध करा दिया जाएगा, मगर शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जिसके बाद पुनः 28 मार्च 2024 को अनुभागीय अधिकारी संत हृदयराम कबीरदास नगर बैरागढ़ ने एक पत्र अपर आयुक्त नगर निगम को लिखा, जिस पर असामाजिक एवं अज्ञात लोगों द्वारा फेंसिंग कर अतिक्रमण होने की बात कही गई और उसे हटाने को भी कहा गया, मगर कार्रवाई नहीं हुई। अतिक्रमण को हटाने और लोगों को सूचित करने के लिए जब टीम गई तो भूमाफियाओं द्वारा सरकारी नक्शे देने से मना कर दिया गया और राजस्व विभाग की टीम को चेतावनी देते हुए उस स्थान पर न आने की धमकी दी गई। जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों में इतना भय बैठ गया कि कर्मचारियों द्वारा उस स्थान की ओर देखना ही बंद हो गया। जब हमने कागज देखे तो पता चला कि ये पूरी भूमि सरकारी भूमि है और इस पर लगभग 500 घरों ने अपना आशियाना बना लिया है, जो कि पूर्णतः अवैध है और उसके लिए राजस्व विभाग ने एक रिपोर्ट भी लगाई है, जो कि बैरागढ़ नोडल अधिकारी को दी गई है कि ये अतिक्रमण हो रहा है, इसे खाली कराया जाए। और फिर शुरू हो गया लेटर का खेल। कभी राजस्व विभाग लिख रहा नायब तहसीलदार को लेटर, तो कभी नायब तहसीलदार लिख रहा नगर निगम को लेटर, तो कभी नगर निगम लिख रहा तहसीलदार को लेटर, मगर कार्रवाई 2023 से 2024 तक नहीं हो पाई, क्योंकि दबंगों के राजनीतिक संबंध इतने मजबूत हैं कि कोई भी अधिकारी हो उसे कार्रवाई करने में डर लगता है और अपने आप को जमीनी विवाद में उलझने से डर के कारण कार्रवाई नहीं करते, जिसके चलते भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और वे सरकारी संपत्ति पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। भूमाफियाओं के द्वारा भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण और सेल की जानकारी इकट्ठा करने के बाद जब हम बैरागढ़ के एसडीएम आदित्य जैन से मुलाकात की तो आदित्य जैन ने कहा कि 2 से 3 दिन में इस मामले को मैं अपने हाथ में लेता हूं और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का प्रयास करता हूं।
जब हमारे द्वारा संत हृदय राम कबीरदास नगर बैरागढ़ एसडीएम से मामले को संज्ञान में लिया गया तो उन्होंने मामले को लेकर 2 से 3 दिनों के भीतर कार्रवाई करने की बात कही। जब उनसे पूछा गया कि आखिर इस कार्रवाई पर इतना समय क्यों लगा तो उन्होंने देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही और कहा कि उन पर कार्रवाई की जाए। जो भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उन पर हम अपने जो मैदानी अमला है उससे रिपोर्ट ले रहे हैं और उसके बाद उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एक आपको आवेदन दिया गया था 24/3/2023 को, जिस पे जांच रिपोर्ट पर अतिक्रमण साबित हुआ है कि अतिक्रमण है, वहां आपकी जांच टीम गई है उनको, लेकिन सामने वाला पक्ष नक्शा मानने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में आपका क्या निर्णय होगा? इसमें हमने नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के लिए लिखा हुआ है और उसको आगे टेकअप करके अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाएगा। अतिक्रमण को लेकर के नगर निगम ने भी आपको एक लेटर भेजा है जिसपे उसने ये स्पष्ट किया है कि हम अमला देने के लिए तैयार हैं, आप कार्रवाई करें। तो आखिर ये कार्रवाई कहाँ फंसी हुई है? हाँ, आगामी 2-3 दिन में हम उसको कार्रवाई को टेकअप करके और उसमें कराएंगे। अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाएगा। सर, अगर अवैध अतिक्रमण का मतलब क्या हुआ? क्योंकि रिपोर्ट तो आपके अधिकारियों ने आपको दे ही दी है, उसका क्या अर्थ है? अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाएगा। तो सर, इसमें संस्था ने आपको फिर 5/3/2024 को एक फिर लेटर दिया है, पर अभी तक कार्रवाई आखिरकार डिले क्यों हो रही है, उसका क्या कारण है? नहीं, जल्दी तक कार्रवाई की जाएगी। अगर डिले हुआ है तो उसमें भी संबंधित पे कार्रवाई की जाएगी। जल्दी इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे ही और भी स्थान हो सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या प्रक्रिया चलाएंगे? हाँ भी हैं, हम अपने मैदानी अमले से, पटवारियों से रिपोर्ट ले रहे हैं कि अगर कहीं अतिक्रमण है, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके अगर लोग कुछ कर रहे हैं तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि एसडीएम महोदय इस मामले में कार्रवाई करते हैं या फिर भूमाफियाओं के डर से छुप कर बैठ जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या आदित्य जैन इस कार्य को पूरा कर पाते हैं या यहाँ पर फिर राजनीतिक दबाव और माफियाओं की दबंगई के कारण ये भी झुक जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश में अगर प्रशासन पर राजनीतिक पार्टियां इतना दबाव रखती हैं तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा, गरीबों को उनका हक कैसे मिलेगा? क्योंकि गरीबों को देने के लिए सरकार के पास जमीन ही नहीं रहेगी, क्योंकि सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के पैनी निगाह है और वे सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अपना हक होने का दावा करते हैं और कुछ दिनों बाद उस जमीन को बेचकर दूसरी जगह फिर जमीन पर अपना नया आशियाना तैयार कर लेते हैं, जिससे सरकारी जमीन लगातार कम होती जा रही है और भूमाफियाओं की जमीन बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ये एक बड़ा मामला है जहां 20 साल से बीजेपी सत्ता पर है और माफिया इतना हावी है कि अधिकारी उन पर कार्रवाई करने से भी डरता है। इसका आशय आप खुद समझ सकते हैं। क्या ये पूरा बीजेपी के शय पर खेल चल रहा है या फिर माफियाओं के दम पर पूरा खेल हो रहा है? अगर माफियाओं के दम पे है तो बीजेपी सरकार इन पर कड़ाई से कार्रवाई क्यों नहीं कराती? अगर बीजेपी सरकार का हाथ इनके सर पर नहीं है तो फिर प्रशासन इन दबंगों से इतना क्यों डर रहा है? आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पिछले 20 वर्षों से बीजेपी ही सत्ता में है, किसी दूसरी पार्टी का तो माफिया हो नहीं सकता।